हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पैरा समरी के क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, पैरा समरी को लेके मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आपको आरसीज में एलिमिनेशन समझ में आती है ऑप्शंस के बीच में, तो पैरा समरी शुड जनरली नॉट बी अ प्रॉब्लम एरिया फॉर यू। मेरा तो स्ट्रॉन्गर सूट है। और अगर किसी ने आरसी की वीडियो नहीं देखी तो एटलीस्ट आरसी की जो इंट्रोडक्शन वाली फर्स्ट वीडियो है, उसमें मैंने डिफरेंट ट्रैप्स के बारे में बात करी है, ऑप्शन एलिमिनेशन के बारे में बात करी है। तो वो अच्छे से देख लेना, क्योंकि पैरा समरी और आरसीज का लॉजिक ऑप्शन एलिमिनेशन का काफी सिमिलर रहता है। सो नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द पॉइंटर्स बिफोर वी गो इनटू द क्वेश्चंस कि समरी में क्या क्या देखना होता है। An ideal summary must cover all the main points of the passage. Generally, there are three main points. There can be two also. दो से तीन main points जो है वो हो पाते हैं. It is important to distinguish between the main argument and supporting information in the passage. तो कई बार क्या होता है कि पैसेज में इधर उधर की भी इंफॉर्मेशन दी होती है, मतलब मेन आर्ग्यूमेंट वही होता है जिस पर ऑथर का ज्यादा एम्फेसिस है, बाकी सब इधर उधर की इंफॉर्मेशन होती है। तो कई बार ऑप्शंस में ट्रैप्स बनाने के लिए वो क्या करते हैं, कोई बहुत लंबा ऑप्शन दे देंगे, उसमें इधर उधर की इंफॉर्मेशन डाल देंगे, तो हमें लगता है ये सही है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। एन आइडियल समरी नीड्स टू ओनली कवर लाइक द मेन पार्ट्स, ओके, द मेन arguments of the author. पैरा समरी ऑप्शंस में बी स्लाइटली लॉन्गर, इट इज इम्पोर्ट। अच्छा, कभी कभी क्योंकि ये बहुत होता है कि थोड़ा लंबा ऑप्शन डाल देता है पैरा समरी में, उसमें क्या होता है बहुत सिमिलर सिमिलर वर्ड्स उठा के डाल देंगे, पर कोई ना कोई एक भी अगर ऐसा वर्ड हुआ जो कि हमारे उस लंबे ऑप्शन को, जिसमें वैसे तो सारे पॉइंट्स है, देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई भी एक वर्ड हो जो उसको आउट ऑफ स्कोप कर दे या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर दे या कोई ऐसी बात कर दे जो कि पैसेज में नहीं हुई है। अगेन समरी में भी द समरी वाला पैसेज दैट इज गिवन टू अस, दैट इज आवर बाइबल। उसमें जो दिया है हमें उस तक ही स्टिक करना है, उसमें जिस लेवल तक हमें फैक्ट्स दिए गए हैं हमें उसी लेवल पे फैक्ट्स जो है दिखाने हैं। ठीक है, अगर ये बोला गया इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री विच इज डेवलपिंग एट अ रैपिड पेस, या फिर 10% की ग्रोथ है हमारी जीडीपी में पर ईयर, लेट्स से, तो अगर 10% बोला है या रैपिड पेस बोला है तो नीचे ऐसे नहीं लिख सकते वो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर डेवलपिंग सो वेल कि हम यूएस को भी पीछे छोड़ दे। Like, to give an example, is it true? It may be true or it may not be true, but since हमारे पैसेज में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं दी गई है, इट कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर आंसर। ठीक है, मतलब वो फैक्ट भी अगर समरी में प्रेजेंट कर रहे हैं तो वैसे ही प्रेजेंट होना चाहिए जैसे हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। To confuse students, examiners often put a slightly longer option, which may seem like the right option, but upon closer examination, you may find certain part of it is out of context or that it is not entirely covering the main points. It's just unnecessarily lengthy. ये मेरे साथ बहुत होता था लास्ट ईयर जब मैं पैरा समरी के क्वेश्चंस करती थी, कि अगर दो ऑप्शंस है, दोनों क्लोज है, एक ऑप्शन है जो बहुत लंबा है, उसमें बहुत सारे इधर उधर के पॉइंट्स है, नीचे वाला ऑप्शन है जो मतलब टू द पॉइंट है, इट्स कवरिंग द मेन पॉइंट्स, उसमें फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं है। So I used to always end up picking up the extra long one. So length is not important. What is important is that you have to capture the main points and you have to capture them briefly. ठीक है? Oftentimes, words mentioned in the passage they are put verbatim in the option to make them sound enticing, but they may be wrongly used. Same चीज जो पैरा समरी कह रही हूँ, सेम चीज जो आरसी में होती है, सिमिलर सिमिलर वर्ड्स उठाए, सिमिलर सिमिलर वर्ड्स उठाए, ऑप्शन में डाल दिए, और एक्चुअली दे नॉट इन द स्कोप ऑफ द पैसेज। ये भी मैंने अपने पर्सनल उसमें ये क्वेश्चन एनकाउंटर किया था जो मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे। देयर वाज वंस अ पैराग्राफ अराउंड डीमोनेटाइजेशन दैट सेड दैट द वे डीमोनेटाइजेशन वाज कैरीड आउट वाज अ chaos। ठीक है, कि डीमोनेटाइजेशन कैरी आउट जैसे करा गया था, इट वाज अ chaos। तो डीमोनेटाइजेशन हो गया, chaos हो गया, ये फेमिलियर फेमिलियर वर्ड्स इन्होंने उठाए और नीचे एक ऑप्शन डाला जो वैसे बिल्कुल सही था, पर इन्होंने मतलब क्लोज एग्जामिनेशन में मैंने देखा दे सेड द होल एक्सरसाइज ऑफ डीमोनेटाइजेशन was chaos। ठीक है, और इट was chaotic, या demonetization in itself was chaotic। तो तुम देख रहे हो मतलब दोनों में कितना डिफरेंस है। एक मतलब समरी में हमें बोला गया है, जो ऊपर पैसेज दिया गया है, कि the way that demonetization was carried out was chaotic, एंड नीचे देर सेइंग बाकी सब सिमिलर सिमिलर वर्ड्स उठा लिए, केओस उठा लिया, डीमोनेटाइजेशन उठा दी, बट उसकी एसेंस डिस्टॉर्ट कर दी, ये लिख दिया कि डीमोनेटाइजेशन की एक्सरसाइज ही केओटिक थी अपने आप में, या डीमोनेटाइजेशन ही केओटिक था। तो पैरा कह रहा है डीमोनेटाइजेशन का प्रोसेस केओटिक था जैसे हमने कैरी आउट करी, मे बी बेटर प्लानिंग चाहिए। इन्होंने बोल दिया डीमोनेटाइजेशन का आइडिया ही केओटिक था, या वो अपने आप में केओटिक था। तो वर्ड्स बहुत सिमिलर है बट डिफरेंस बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत ध्यान से एक बारी देखना कि सिमिलर वर्ड्स भी हैं तो मतलब सेम होना चाहिए जो ऊपर लिखा है आरसी में। और यही ट्रैप्स अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है, मतलब वी आरसी में बहुत वेल डिफाइंड सिलेबस रहता है, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड न्यू ट्रैप नहीं आता। इट्स जस्ट दैट जब टाइमर टिक कर रहा होता है और हम भी जल्दी में होते हैं और ये बहुत
बहुत क्लोज होते हैं, तो हम बार बार इन ट्रैप्स में फंसते रहते हैं। बट अगर अभी भी फंस रहे हो, मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली ओके। मेरे भी लास्ट ईयर सेक्शनल्स में नहीं आ रहे थे इतने अच्छे मार्क्स, वीआरसी में पहले आ रहे थे, फिर बहुत फ्लक्चुएट होने लगे थे। जितना फंसोगे, जितनी गलतियां करोगे, उतना सीखोगे। मेरे खुद के मॉक्स अभी अच्छे नहीं जा रहे हैं, पर मुझे पता है कि लास्ट ईयर बिफोर कैट, द लास्ट मॉक दैट आई गेव, आई हैड 46 परसेंटाइल। ठीक है, 2 days before CAT, and in CAT I had 91 percentile. So mocks are not indicative कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा या बहुत खराब आएगा. It's just about practice. It's about formulating your strategy, seeing new questions, getting used to the timer. Don't take any of your mock scores to your heart. That's what I'm doing as well. अब आगे देखते हैं, तो ये बात समझ में आ गई। द सेम रूल्स दैट अप्लाई टू सॉल्विंग इन आरसी अप्लाई हियर। वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स सोली टू व्हाट इज मेंशन इन द पैसेज। ठीक है, अब ये देखते हैं एग्जांपल क्या दिया मैंने। देयर वाज अ पैसेज अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच फर्दर एलैबोरेटेड अपॉन द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सोचो आपके सामने एक पैसेज है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा है और उसके फीचर्स हमको दे रखे हैं बहुत सारे। इन वन ऑफ द ऑप्शंस इट सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट यूनिक, और आगे की उनकी ये फीचर्स है। ठीक है, but the fact that the constitution is unique was nowhere mentioned in the passage. So while it may be true, but since it was not stated in the passage, it can't be part of our summary. Very, very, very important. Imagine इसमें फंसने के कितने chances हो सकते हैं एग्जाम में जल्दी में, अगर आपका इस बात पे ध्यान ना जाए। आपको एक पैसेज दिया, उसमें पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अमेजिंग पिक्चर पेंट कर दी, उसके फीचर्स बता दिए, बट जब आप नीचे जा रहे हो समरी वाले ऑप्शन में, वहां पे लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक, और आगे मतलब सारी समरी से ही उठा के लिख दिया। तो ये देखने में बिल्कुल सही लगेगा, पर वो यूनिक फैक्ट जो है, हो सकता है ये रियल वर्ल्ड में सच हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सच में यूनिक है नहीं है, पर हमें वो पैसेज में यूनिक वर्ड नहीं यूज करा, पैसेज में उसके यूनिक होने पे कोई एम्फेसिस नहीं है, तो ये हमारे समरी का पार्ट नहीं हो सकता। तो ये एक वर्ड या एक फैक्ट यूनिक जो है, इसने हमारे पूरे ऑप्शन को गलत कर दिया, इवन तो बाकी सारा ऑप्शन सही था। ठीक है, अब ये भी माइनर डिटेल्स मैटर, नो फैक्ट गिवन इन द पैसेज शुड बी एग्जैजरेटेड। जो मैं इसके पहले भी कह रही थी कि फैक्ट्स हमको उसी स्कोप में प्रेजेंट करने हैं जिस स्कोप में हमको दिखे हो, राइट, पैसेज में। जैसे ये था कि एक मैं कर रही थी क्वेश्चन, उसमें लिखा था फ्रीलांसिंग इज अ गुड वे टू मेक मनी, और इट्स अ ग्रेट वे टू मेक मनी, और उसके आगे कुछ इस बात पे इलाबरेट कर रखा था। नीचे समरी में इन्होंने लिख दिया फ्रीलांसिंग इज द बेस्ट वे टू मेक मनी। So this can't be an answer. Freelancing is a good way to make money, is what has been told to us. So we can't go on our own and we can't take an option which is saying that it's the best way to make money unless it's been given to us in the passage. तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर फैक्ट्स जिस लेवल पे प्रेजेंट है, अगर अच्छा बोला है तो अच्छा ही, अगर बुरा बोला है बुरा ही, अगर होपलेस बोला है तो होपलेस। ठीक है, पर बिल्कुल एक परफेक्ट मैच होना चाहिए ऑथर की टोन के उसमें। Avoid generalizations. This as it goes for RCs, it goes here as well. कि जो इन्फॉर्मेशन दी है, अगर उसके बेसिस पे हमें कोई जनरलाइजेशन करके दे रहे हैं, पैसेज में अगर जनरलाइज करा गया है, जो हमको दिया है जो पैसेज उसमें करा है तो ठीक है, अदरवाइज अवॉइड जनरलाइजेशंस। अवॉइड एग्जैजरेशंस, अभी जैसे फ्रीलांसिंग वाला एग्जांपल दे दिया, ठीक है। Avoid exaggerations. Oftentimes, a point from the passage is taken and vastly exaggerated in the option. We have to stick to the paragraph and avoid this exaggeration. Anything that seems far-fetched must be immediately eliminated. अच्छा, ये बहुत एक important चीज है। There must be a tone. There must not be a tone mismatch. ये मैंने खुद की प्रैक्टिस में पाया था बहुत ज्यादा, जितना मैं प्रैक्टिस करती गई समरी, मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग सूट था, फिर भी दिक्कतें आती थी मुझे, कभी कभी तो आ ही जाती थी। तो ये मैंने देखा कि मतलब एक टोन का मैच होना चाहिए, कि अगर ऑथर किसी चीज को लेके न्यूट्रल है तो हमारा पैरासमरी भी न्यूट्रल होना चाहिए। अगर ऑथर किसी चीज को लेके ही इज लाइक हैप्पी अबाउट इट, तो इट शुड बी पॉजिटिव। इफ ही इज वेरी पॉजिटिव देन लाइक द टोन हैज टू मैच, कि समरी में ऑथर का जो टोन है वो एक हमारे ओवरऑल जो हम करेक्ट ऑप्शन पिक कर रहे हैं उसमें भी वही टोन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑथर इज वेरी पॉजिटिव एंड देन वी आर टेकिंग एन ऑप्शन विच इज जस्ट लाइक न्यूट्रल। So there must be a tone match in the para summary and the correct options. इफ ऑल ऑप्शन सीम करेक्ट, अच्छा ये पैरा समरी में बहुत होता है कि भाई सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, वो मीम्स नहीं आते कैट वाले, कंपैरेटिव एग्जाम्स वाले, बिस्लरी बिल्सरी, तो अगर ऐसा लगे देन गो वाया मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। क्लोजली एग्जामिन ईच एंड एवरी वर्ड एंड यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस। अगर सारे ही सही लग रहे हैं, तो जो मैं आरसी में भी बोलती हूँ, एक बार ऑप्शंस को ध्यान से एक एक वर्ड पे एम्फेसाइज करके देखो। अच्छा, फिर ये दिख जाएगा ठीक है इसमें फैक्ट्स को ओवर एग्जैजरेट करा गया, हटाओ। फिर सेकंड में दिख जाएगा अच्छा इसमें एक ऐसी बात इंट्रोड्यूस कर दी गई है जो कि पैसेज में नहीं लिखी थी, जैसे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात हो गई, उसको हटाओ। बिटवीन 3 and 4 यू विल बी एबल टू फाइंड देन द बेटर सुटेड ऑप्शन। If para summary, this is very important.
ऐसे काफी क्वेश्चंस दिखते हैं जिनमें एक प्रॉब्लम की बात हुई हो, उस प्रॉब्लम के कारणों की बात हुई हो, फिर उसके सॉल्यूशंस की बात हुई हो। ठीक है, तो लेट्स लुक एट दिस. If a para summary talks about a problem as well as a solution, then the correct option can't focus on just the problem. It must include the solution as well, and vice versa. As a summary, correct option must carry all main arguments. तो ये बहुत होता है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि पोल्यूशन की इंडिया में दिक्कत ये है, इसके पीछे ये कारण है, इसलिए ये दिक्कत है, और सॉल्यूशंस हम लोग इसके लिए ये कर सकते हैं, तो तीन चीजें हो गई कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, क्यों है, और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। ये तीन मेन पॉइंट्स हो गए समरी के। तो वो क्या करेंगे, चार ऑप्शंस में से दो ऐसे बना देंगे जिसमें सिर्फ फर्स्ट टू मेन पॉइंट्स होंगे, दूसरा ऑप्शन ऐसे बना देंगे जिसमें सिर्फ सेकंड और थर्ड पॉइंट होगा। पर अगर कोई प्रॉब्लम है जिसका होना, जिसका कारण और जिसके आगे सॉल्यूशंस तीनों प्रेजेंट करे गए हो, तो ये तीनों मेन आर्ग्यूमेंट्स जो है ये हमारे करेक्ट पैरा समरी ऑप्शन में होना चाहिए। और बाकी सारे सेम रूल्स अप्लाई करेंगे कि सेम स्कोप में होने चाहिए, दिस एंड दैट। ओके, कॉमन ट्रैप्स, एक ही ट्रैप मैंने यहाँ पे लिखा है अभी, फिर आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं। ऑप्शन वन 100% करेक्ट एंड रेलेवेंट टू द पैराग्राफ. ऑप्शन टू ऑल्सो 100% करेक्ट एंड रेलेवेंट टू द पैराग्राफ. Upon a closer examination, you will see that while both the options they seem correct at the surface, ठीक है, surface level पे दोनों सही लग रहा है, पर जब हम एक closer examination करते हैं तो हमें ये दिखेगा कि the option which is seeming correct on the surface, it's not actually carrying the essence or the main points of the passage, right? ऑल्दो वो सही है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है जो हमको दिया गया है, पैसेज के साथ अग्री भी कर रहा है, पर अगर वो मेन पॉइंट्स जो है पैसेज के वो कवर नहीं कर रहा है, ठीक है, जब हम क्लोजर एग्जामिनेशन करें तो हमें दिखेगा कि ऑप्शन थ्री ऑप्शन फोर दोनों सही लग रहे हैं, दोनों रेलेवेंट कर रहे हैं। बट जो मैंने आरसी में भी बोला था, इज इट आंसरिंग आवर क्वेश्चन, इज ऑप्शन थ्री प्रेजेंटिंग अ प्रॉपर समरी, इज इट कवरिंग ऑल द मेन पॉइंट्स? इफ इट इज नॉट, then it cannot be a part of our answer. So that's how you eliminate. Okay, let's look at some questions. कैट 2023 slot 2 का क्वेश्चन है ये. Pause the video, take some time, make sure you have an answer, and then we'll discuss. I see a monkey sleeping peacefully from like outside my window. अब मैं रोज ये सोचती हूँ कि जैट जैन 5 के बाद मैं कितनी फ्री होंगी और मैं कितना चिल करने वाली हूँ, बस दैट्स माई ओनली मोटिवेशन विच इज कीपिंग मी गोइंग. चलो, लेट्स रीड. Heat waves are becoming longer, frequent, and intense due to climate change. The impacts of extreme heat are unevenly experienced, okay, with older people and young children, those with pre-existing medical conditions and on low income, significantly more vulnerable. तो दो चीज मुझे अभी तक दिखी है, एक तो कि हीट वेव जो है लंबी हो रही है, फ्रीक्वेंट हो रही है, क्यों हो रही है, क्लाइमेट चेंज के कारण से, और अनइवनली एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो कि ज्यादा वल्नरेबल हैं हीट वेव्स के इम्पैक्ट को लेके. Adaptation to heat waves is a significant public policy concern. Research conducted among at-risk people in the UK reveals that even vulnerable people do not perceive themselves as at risk of extreme heat. ठीक है, फिर उन्होंने क्या बताया कि अडाप्ट करना हीट वेव्स को लेके पब्लिक पॉलिसी का कंसर्न है. रिसर्च ने ये बताया कि जो लोग वल्नरेबल हैं वो भी खुद को परसीव नहीं करते कि हम एक्सट्रीम हीट के रिस्क पे है, इसलिए जो अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं एक्सट्रीम हीट के इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि लोग जो वल्नरेबल हैं वो खुद को नहीं परसीव कर रहे कि हम इतने वल्नरेबल हैं. This suggests that understanding how extreme heat is narrated is very important. The news media plays a central role in the process and can help people warn about potential danger as well as about the impacts on infrastructure and society. Okay, फिर ये न्यूज़ के से रिलेटेड उन्होंने बात कर दी कि ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसको नरेट अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है. So let's look at the options. Protection from heat waves is important, but current reports and public policies they seem ineffective. Heat waves pose an enormous risk. The media plays a pivotal role in alerting people to this danger. People are vulnerable to heat waves caused by climate change. Measures taken are ineffective. News stories help in warning about heat waves, but they have to become more effective. Okay, I hope you have an answer by now. Let's look at the answer. So the answer is answer B. So when I look at the paragraph overall, I can see three things. एक तो कि हीट वेव राइज कर रही है, मीडिया का पिवटल रोल है, और कुछ वल्नरेबल ग्रुप से रिलेटेड बात थी, ये हम सपोर्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, इस पे इतना एम्फोसिस नहीं है, एक ही बार यहाँ पे मेंशन करी गई है. ठीक है, तो डी तो मैं स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकती हूँ. न्यू स्टोरीज हेल्प इन वार्निंग अबाउट हीट वेव्स बट दे हैव टू बिकम मोर इफेक्टिव. इन्होंने ना ये बताया कि हीट वेव जो है ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, ये कि मीडिया का मतलब पिवटल रोल पर से, बस सिर्फ कंप्लीटली न्यूज पे ही फोकस कर दिया. हीट वेव्स बढ़ रही है, हीट वेव से रिस्क है, ये बात तो इसमें कवर ही नहीं है, तो डी इज वेरी लिमिटेड इन स्कोप, इट्स नॉट कवरिंग आवर मेन पॉइंट्स. वी कैन गो एंड इजिली एलिमिनेट इट. ठीक है, लेट्स टेक अ लुक एट सी.
People are vulnerable to heat waves caused due to climate change. Measures taken are ineffective. मेजर्स टेकन पर से कोई मेजर्स मतलब कि इतना ज्यादा मेजर्स की बात नहीं हुई है। जो हमारा एम्फेसिस है इस पैराग्राफ में, इट्स अबाउट मीडिया क्या रोल प्ले कर सकती है, और अभी मतलब थोड़ा इनफेक्टिव है जिस हिसाब से हम नरेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक ब्रॉड इमेज कास्ट कर रहा है जब हम बोलते हैं मेजर्स की। सरकार जो जो मेजर्स ले रही है हीटवेव को काउंटर करने के, इसकी कोई बात है पैराग्राफ में मेजर्स की कोई भी बात नहीं हुई है। मीडिया से रिलेटेड बात है, हीटवेव्स राइज कर रही हैं, इससे रिलेटेड दो ही बातें हैं। मेजर्स और मीडिया अलग अलग चीज है, ठीक है। मेजर्स की ओवरऑल हम क्या मेजर्स भी ले रहे हैं, तो ये भी बहुत आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन है। सी कैन बी इजिली एलिमिनेटेड एज वेल। देन व्हेन वी लुक एट ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट वेव्स इज important but current reports and public policies seem ineffective. Okay, एक बार ये भी देखते हैं। बी, heat waves pose an enormous risk and the media plays a pivotal role in alerting people to this danger. तो ये फर्स्ट वाले में क्या बोल रहे हैं कि प्रोटेक्शन जो है हीट वेव से ये जरूरी है, पर करंट रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी सीम इनफेक्टिव। अगेन दिस इज टेकिंग अवे फोकस फ्रॉम ऑल्सो द फैक्ट दैट हीट वेव्स आर राइजिंग, या उनका क्या रिस्क है हमारी लाइफ में, जो इन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि ये लॉन्गर हो रही है, फ्रीक्वेंट हो रही है, इंटेंस हो रही है, राइट। कि इट इज पोजिंग अ रिस्क टू पीपल, ये एक्सट्रीम हीट, ये रिस्क पे जो लोग हैं, people don't perceive themselves at risk of extreme heat. There are two main points: heat waves are rising, they pose a risk, and the second thing is कि मीडिया का एक important role होता है हमें अलर्ट करने में. Maybe narration is not that effective. So when we say again public policies seem ineffective, ठीक है, ये कह रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी का एक कंसर्न है कि हम कैसे अडेप्ट करें, पर ये कहीं नहीं लिखा गया है कि अभी जो पब्लिक पॉलिसीज है ये कंप्लीटली इनफेक्टिव है, बिल्कुल काम ही नहीं कर रही हैं, या पब्लिक पॉलिसीज क्या क्या है इसको लेके, इस पे लेके भी पैरा समरी में कोई बात नहीं हुई है, राइट। द नरेशन is not that effective. So instead of narration, they've written public policies here, which is making this option wrong. ठीक है, तो ये वैसे भी स्कोप पे लिमिटेड है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट वेव्स इज इंपॉर्टेंट बट करंट रिपोर्ट्स एंड पब्लिक पॉलिसी सीम इनफेक्टिव। व्हेन यू लुक एट द एंटायर पैराग्राफ, पब्लिक पॉलिसीज क्या क्या है इसको लेके उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, मीडिया से रिलेटेड चर्चा हुई थी, और मीडिया का इस पूरे ऑप्शन में मतलब कहीं जिक्र नहीं है। और करंट रिपोर्ट्स अगर हम मान भी ले कि करंट रिपोर्ट से कह रहे हैं जैसे रिपोर्टिंग होती है, इवन दो इट्स वेरी फार फेच्ड, इवन देन पब्लिक पॉलिसीज का कंप्लीटली इनफेक्टिव होना कहीं पैराग्राफ में हमारे मतलब मेन पार्ट नहीं है। कंपेयर दिस विद ऑप्शन नंबर बी, heat waves pose an enormous risk. Yes, the media plays a pivotal role in alerting people to this danger. So option B is actually fitting in really well. ठीक है, ये हमारे दोनों मेन पॉइंट्स भी कवर कर दिए इसने, और बाकी एलिमिनेट करने का हमारे पास क्लियर रीजन है। अब तुम में से अगर किसी को लग रहा होगा, जैसे इन्होंने आप बोला कि नरेशन उतनी इफेक्टिव नहीं होती है, ये बात हमें कहीं कवर होती हुई नहीं नजर आ रही है, तो समरी में वी हैव टू गो विद द बेस्ट सूटेड ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास सी डी और ए एलिमिनेट करने के बहुत ही क्लियर रीजंस हैं। तो क्योंकि ये कम्प्लीटली आउट ऑफ स्कोप, इनमें कोई ना कोई बात जा रही है। डी में हीट वेव्स आर राइजिंग की कोई बात नहीं हुई, सिर्फ न्यूज वाले पर ही फोकस हो गया। तो हम पूरा पैराग्राफ देख के ये नहीं कह सकते कि इट्स जस्ट अबाउट द नरेशन एंड न्यूज से रिलेटेड, बिकॉज हीट वेव्स का इंक्रीज होना भी एक, और उसका एक रिस्क पोज करना, राइट, कुछ तो रिलेटेड उससे बात होनी चाहिए। डी हमने इस बेसिस पे एलिमिनेट कर दिया। सी, मेजर्स टेकन आर इनफेक्टिव। नो, इट्स वी टॉकिंग अबाउट द मीडिया, राइट। हम मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, हम हीट वेव्स की राइज होने के बारे में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मे बी मीडिया की नरेशन उतना नहीं लैंड कर पा रही है जितना उसको होना चाहिए इफेक्टिव। और कंप्लीटली इनफेक्टिव है क्या? कंप्लीटली इनफेक्टिव ये भी क्लियरली नहीं लिखा कि इट्स कंप्लीटली इनफेक्टिव। इट्स नॉट एज गुड एज इट शुड बी, राइट। इट्स नॉट हैविंग द इम्पैक्ट दैट इज इंटेंडेड। ये यहाँ पे यही वर्ड मेरे ख्याल से यूज करा था कि इट कैन हेल्प इन वार्निंग पीपल, राइट। और ये वैसे मतलब उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, पर कंप्लीटली इनफेक्टिव भी बोलना गलत है। और मेजर्स अगेन इज वाइडली आउट ऑफ स्कोप एनी विच वे, सो सी कैन बी एलिमिनेटेड ड्यू टू दिस। ए में भी पब्लिक पॉलिसी सीम इनफेक्टिव, ठीक है, और करंट रिपोर्ट्स एंड पब्लिक पॉलिसीज, तो पब्लिक पॉलिसी सीमिंग इनफेक्टिव को कौन सी पब्लिक पॉलिसी हमें दी गई है पैराग्राफ में? तो ए, सी और डी मेरे पास एलिमिनेट करने के बहुत ही क्लियर रीजंस है। अगर मुझे ये भी लग रहा है कि बी में ये बात नहीं कवर हुई कि narration is not as effective, even then like B, but बाकी जो उसका है, it's covering two of our very important points कि heat waves एक enormous risk play कर रही है, और मीडिया एक pivotal role जो है प्ले कर रही है। ठीक है, नरेशन वाली बात ऑथर को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी, उसने नहीं डाली अपने पैरा समरी में। व्हेन आई कंपेयर बी को एलिमिनेट करने के लिए, आई हैव नो रीजन। ए, सी एंड डी कैन बी क्लियरली एलिमिनेटेड एंड बी इज कवरिंग द मेन पार्ट्स ऑफ माई पैराग्राफ। इट इज द बेस्ट सूटेड ऑप्शन विच इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इन द पैरा समरी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ट्राई दिस।
Okay. People spontaneously create counterfactual realities, alternatives, sorry, to reality when they think if only, what if, imagine how the past could have been different. ये बहुत गलत चीज होती है करने के लिए। जो भी ओवर थिंकिंग कर रहा है ना, मतलब बंद कर दो गाइस ओवर थिंकिंग इट, स्पेशली एक महीना है अभी एग्जाम के लिए। और if there is any stupid boy or girl in your life who is causing you trouble, just बात मत करो एक महीना, just focus on your exam। ये what if only ये कर लेते, just stay away from this। Sorry, I diverted a little bit। The mind computes counterfactuals for many reasons। Counterfactuals they explain the past and prepare for the future। इतना देखते हैं, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या कह रहे हैं कि लोग जो है स्पॉन्टेनियसली क्रिएट करते हैं काउंटरफैक्चुअल ऑल्टरनेटिव्स टू रियलिटी, ठीक है। जब वो सोचते हैं अगर ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, पास्ट में कैसे हो जाता, चीजें अलग हो सकती थी। द माइंड कंप्यूट्स काउंटरफैक्चुअल्स फॉर मेनी रीजंस। काउंटरफैक्चुअल्स दे एक्सप्लेन द पास्ट, प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, implicate various relations, including casual ones, and they affect intention and decisions. They modulate emotions like regret and relief, and they support moral judgments such as blame. Ability to create counterfactuals develops throughout childhood and contributes to reasoning about other people's beliefs, including their false beliefs. Okay. तो स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि लोग काउंटरफैक्चुअल ऑल्टरनेटिव्स टू रियलिटी क्रिएट करते हैं। कब करते हैं? जब वो सोचते हैं ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता, पास्ट कैसे डिफरेंट हो सकता था। दिमाग काउंटरफैक्चुअल्स कई रीजंस के लिए जो है वो क्रिएट करता है ऐसी रियलिटी। काउंटरफैक्चुअल्स करते क्या है? ये पास्ट हमारा एक्सप्लेन करते हैं, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। हमारी इंटेंशन, डिसीजन, ये सब कुछ अफेक्ट करता है। ये हमारी इमोशंस को मॉड्यूलेट करते हैं, रिग्रेट, रिलीफ, जो भी कुछ लिखा है ये सब इसमें आ गया। काउंटरफैक्चुअल्स करते क्या है ना, कि उनका क्या इम्पैक्ट रहता है हमारे ऊपर। और ये एबिलिटी बचपन से जो है हमारी बड़ी होती हुई बढ़ती हुई नजर आती है चाइल्डहुड से, और ये कंट्रीब्यूट करती है रीजनिंग के। तो काउंटरफैक्चुअल अल्टरनेटिव्स कैसे क्रिएट होते हैं, क्यों क्रिएट होते हैं, इनका क्या इम्पैक्ट रहता है, और बचपन से ये चीजें जो है का ये एबिलिटी हमारी डेवलप होती है। ये बातें मुझे दिखी पैसेज में। अब लेट्स टेक अ लुक एट दी ऑप्शंस। People create counterfactual alternatives to reality for various reasons, including reasoning about other people's beliefs. Counterfactual thinking helps to reverse past, this is just bogus जिसको बोलते हैं, helps to reverse past and future actions and reason out false beliefs। कहाँ लिखा है कि आप रिवर्स कर सकते हो पास्ट एंड? ये ऐसा ऑप्शन है कि देखते ही हटाओ इसको, ठीक है। कहीं नहीं लिखा कि आप रिवर्स कर सकते हो। ये लिखा है कि हम बैठ के सोच सकते हैं कि ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। अब कोई टाइम मशीन है थोड़ी लिखा है कि हम वापस जाके चेंज कर सकते हैं। Counterfactual alternatives to reality, they are created for a variety of reasons and as part of one's developmental process. Counterfactuals help people to prepare for the future by understanding intention। and अब इसका आंसर वैसे मुझे दिख रहा है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। काउंटरफैक्चुअल थिंकिंग हेल्प्स टू रिवर्स, तो बी तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया बिकॉज बी इज वाइडली आउट ऑफ स्कोप। कहीं नहीं लिखा कि हम रिवर्स कर सकते अपने पास्ट एंड फ्यूचर एक्शंस को। सी है ना ऑप्शन, हाँ। ऑप्शन ए, they create alternative realities, they create counterfactual alternatives to reality for various reasons, including reasoning about other people's beliefs। एक तो इसमें चाइल्डहुड की कोई बात नहीं हुई कि बचपन से ये एबिलिटी जो है डेवलप होती है, और अलग अलग कारणों से होती है, ये तो लिखा है, पर जैसे यहाँ पे लिखा है बचपन से, राइट, सो उससे रिलेटेड कोई बात नहीं लिखी। दूसरा, पीपल क्रिएट काउंटरफैक्चुअल ऑल्टरनेटिव्स लिखा है। यहाँ क्या, पीपल स्पॉन्टेनियसली क्रिएट, अगेन वेरी सटल डिफरेंस, मतलब कि अपने आप हो जाता है, इट्स नॉट दैट पीपल आर सिटिंग और वो बना रहे हैं स्पॉन्टेनियसली उनके दिमाग में। अब जैसे हम बैठ के अगर सोचते हैं, अगर पैराग्राफ में भी जैसे लिखा है कि हम सोचते हैं कि पास ऐसे हो जाता, इस इंटेंशन से थोड़ी बैठे हैं कि हम बैठ के अब कोई अपनी ऑल्टरनेटिव रियलिटी बनाते हैं, वाओ कितना मजा आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, पीपल स्पॉन्टेनियसली क्रिएट, राइट, कि अपने आप बन जाती है उनके दिमाग में। स्पॉन्टेनियसली का तो यही मतलब होता है, इट्स नॉट इंटेंशनल, इट्स नॉट द पीपल सिट एंड दे से टुडे आई विल क्रिएट काउंटर फैक्चुअल ऑल्टरनेटिव्स, राइट। सो एक तो ये डिस्टॉर्शन है। दूसरा, इट्स नॉट कंप्लीट, इट्स नॉट होल। अभी देखते हैं आगे, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं एक बारी। काउंटर फैक्चुअल्स हेल्प पीपल टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर बाय अंडरस्टैंडिंग इंटेंशंस and making decisions। This again is just taking a particular part of the passage which is saying कि counterfactuals जो हैं वो प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं फ्यूचर के लिए। और हमें ये तो अगेन डी इज एन ऑप्शन जिसमें कुछ भी गलत नहीं है पर से, राइट, जहां तक मुझे दिख रहा है। ऑप्शन एग्जैक्टली डी में कुछ गलत नहीं है, डी इज 100% इन अग्रीमेंट विद द पैसेज, राइट। सो फॉर नाउ आई कैन कीप डी, okay, I can keep C। B is widely out of scope, I have eliminated B। A is also out of scope and A is also a distortion। एक तो because people create counterfactual alternatives लिखा है, नहीं, उनके दिमाग में अपने आप क्रिएट हो जाती है, तो ये एक डिस्टॉर्शन है, सटल डिस्टॉर्शन है, बट इट इज अ डिस्टॉर्शन। बिटवीन C एंड D, इफ आई हैव टू फाइंड कि मेरे लिए बेटर कौन सा है, C अगर मैं देखूं,
counterfactual alternatives to reality are created for a variety of reasons and is part of one's developmental process, right? So D is taking just one part of the paragraph and it is focusing on just that one part. Whereas C है मुझे दो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है कि एक तो ये स्पॉन्टेनियसली वाली कि अपने आप क्रिएट हो जाती है, राइट? दे आर क्रिएटेड फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस, जो यहाँ पे भी लिखा था कि फॉर मेनी रीजंस एंड इज पार्ट ऑफ वंस डेवलपमेंटल प्रोसेस, राइट? कि बचपन से जो है ये डेवलप होती है और इसका हमारे ऊपर ये इम्पैक्ट होता है, ये हमें इन सब चीजों में हेल्प करती है। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस इज अ गुड होलसम वर्ड वर्ड जो ये भी कवर कर रहा है कि यू नो बचपन से ये चीज हमारे अंदर डेवलप होती है और इसका हम पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट भी रहता है, कि ये एक पार्ट है हमारे डेवलप होने का प्रोसेस का। अगेन कि इसी चीज के साथ कि अपने आप क्रिएट हो जाती है और बचपन से ये चीज हमें ग्रो करती है। So when I compare between C and D, D is focusing on just one part of the passage. There is nothing wrong with D, but it's not giving me a wholesome summary of my paragraph. आप खुद देखो एक बार, look at the paragraph, compare it with C and D. D में आपको लगेगा सिर्फ एक ही पॉइंट उठा के emphasize करा गया है, whereas C मुझे एक wholesome picture जो है पेंट करके दे रहा है। ठीक है, सो A और B एलिमिनेट करने के मैंने रीजंस बता दिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हमें हमारे पैराग्राफ की एसेंस कहाँ पे मिल रही है। D is correct, but D is not giving an essence. D is just focusing on one part of the paragraph, which is not right. Hmm. Try this question. There is one recommendation, सब ओमेट्स भी देंगे मेरे ख्याल से। एग्जाम जैसा भी हो, एग्जाम के बाद का प्लान पहले से बना होना चाहिए। मेरा कैट के बाद का प्लान, जैट के बाद का प्लान, स्नैप का भी मैं बना लूंगी उसके बाद कोई ना कोई प्लान, बिकॉज आई फील लाइक यू शुड गिव एन एग्जाम एंड जस्ट लाइक गो ऑन अ ट्रिप फॉर लाइक 2-3 days और मीट योर फ्रेंड्स, ताकि तुम उस एग्जाम के वर्ल्ड से बाहर निकलो। वरना तुम पूरे टाइम ये देखते रहोगे, अच्छा ये एनालिसिस आ रहा है, ओके ओके रिस्पॉन्स शीट कब आएगी, ये एनालिसिस आ रहा है, मेरे इतने बनेंगे उतने बनेंगे। उससे बेटर है तुम वो 2-1 दिन तो वैसे भी कैट के बाद चिल करना ही है, राइट? और मतलब एग्जाम पे नहीं फोकस कर पाओगे नेक्स्ट, यू कीप ऑन वॉचिंग एनालिसिस वीडियोस, आई एम टेलिंग यू मेरे कितने बनेंगे, वर्स्ट केस बेस्ट केस। जस्ट प्लान अ ट्रिप राइट आफ्टर कैट और मीट योर फ्रेंड्स और समथिंग। ठीक है, let's take a look at this. For all his shimmering success, Page is something of an outsider. Hard to place in the canon of landscape design, though he was regarded proficient, he did not establish his own innovative signature style, and most of his gardens have been remodeled or destroyed. Okay, तो क्या कह रहे हैं? पेज सक्सेसफुल है पर एक तरीके का आउटसाइडर है। उसको हम जो हमारी एक लैंडस्केप डिजाइन का कैनन है, एक हमारा एक खांचा है लैंडस्केप डिजाइन का, उसमें उसको प्लेस करना थोड़ा मुश्किल है। Though he was regarded proficient, he did not establish his own innovative signature style. ठीक है, इसका खुद का कोई innovative signature style नहीं था। इसके ज्यादातर gardens remodel हो गए या destroy कर दिए गए। The significance of Page's career seems curiously obscure. Okay, the question of Page's legacy is partly a matter of style. He was most famous for his highly formal designs in the classical French and Italian traditions. Most 20th century English designers, by contrast, they favored looser, more informal landscapes. To contemporary eyes, classical gardens appear rigid, even soulless in their efforts to control nature. Consequently, Page is merely seen as an outmoded artist, the last of the great formal designers left behind by modern times. Okay, just to sum it up, Page is successful, उसको हम अपने खांचे में नहीं डाल सकते लैंडस्केप डिजाइन के। उसका खुद का कोई इनोवेटिव सिग्नेचर स्टाइल जो है वो नहीं था। तो पेज की जो लेगेसी है, राइट, इट इज अ मैटर ऑफ स्टाइल। ये अपने फॉर्मल डिजाइन के लिए काफी फेमस था, ओके। पर जो इंग्लिश डिजाइनर्स थे वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का जो है प्रेफर करते थे। ठीक है, ये फॉर्मल में था और इंग्लिश डिजाइनर्स जो थे वो इनफॉर्मल प्रेफर करते थे। कंटेम्प्रेरी आइज के लिए इनकी जो है क्लासिकल गार्डन सोललेस भी लग सकती है। ठीक है, इसलिए पेज को देखा जाता है एज एन आउटमोडेड आर्टिस्ट, ओके ओके, एज लास्ट ऑफ द ग्रेट फॉर्मल डिजाइनर्स लेफ्ट बिहाइंड बाय मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, कोई पेज नामक आर्टिस्ट है, उसकी हमको हमें बता रहे हैं कि उसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताया, ये बताया सक्सेसफुल था, पर उसको हम वैसे नहीं देखते उतने ज्यादा, उसको एक आउटमोडेड आर्टिस्ट की तरह देखा जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। पेजेस ओन इनोवेटिव सिग्नेचर स्टाइल वाज obscured by the advent of informal landscapes, leading to elusiveness about his career and his position। यार देखो, ये भी वैसा ऑप्शन है कि देखते ही हटाओ। गॉड सेंट, गॉड सेंट लिख दिया भाई, कहीं बात हुई है ऐसे गॉड सेंट टाइप की? तो ये गॉड सेंट बहुत गलत है और ये पूरा ऑप्शन ही बहुत गलत है कि पेज का खुद का साइन सिग्नेचर स्टाइल वाज obscured by the advent of informal landscapes, leading to elusiveness about his career and his positioning as godsend wildly out of scope, just eliminated. Even then, like the option is not making any sense to me. B, despite achieving
Despite achieving success as a landscape designer, Page remains an outsider to the tenet of landscape design, as his formal designs in French and Italian traditions contrast the 20th century preference for informal landscapes, and his legacy is questioned, seen as outdated and overshadowed by modern styles. This seems okay. Let's look at C. Page's work on formal design was desolately lost due to remodeling and destruction, leading to the dawn of contemporary styles of landscaping that is looser एंड मोर इनफॉर्मल। तो इन्होंने तो पूरे मतलब पैसेज में सिर्फ पेज से फोकस बात हुई है, राइट। इन्होंने तो पूरे पैसेज में जो बात हुई है उसकी धज्जियां उड़ा के पूरा ही फोकस शिफ्ट कर दिया है कि पैसेज का फॉर्मल डिजाइन, पैसेज कह रही हूँ, पेज का जो फॉर्मल डिजाइन पे काम था वो तो डेसोलेटली लॉस्ट हो चुका है। डेसोलेटली लॉस्ट नहीं लिखा है ऐसे कोई, मतलब अगेन दिस इज टेकिंग द फैक्ट एंड इट इज एग्जैजरेटिंग इट टू अ डिफरेंट लेवल। Is the author seeming desolate, is like very sad? Is he seeming very desolate? No, he's just given us facts कि इसके गार्डन जो थे वो या तो रिमॉडल कर दिए गए, डिस्ट्रॉय करे गए। कोई आपको यहाँ पे वो दिख रही है, रिमोर्स की टोन दिख रही है? ये बात मैं इसलिए एम्फोसाइज कर रही हूँ कि टोन वाली बात आपको समझ में आए। ऑथर को कोई दुख नहीं दिख रहा है, कि ऑथर इज नॉट पर्सनली दुखी फॉर पेज, राइट। जब उसने बोला इसके गार्डन रिमॉडल कर दिए गए या डिस्ट्रॉय कर दिए गए, ऑथर की टोन बहुत न्यूट्रल है। ऑथर मुझे सिर्फ फैक्ट्स बता रहा है। तो जो मैंने टोन मिसमैच वाली बात कही थी वो कि डेसोलेटली लॉस्ट, नो, ऑथर इज नॉट वेरी वेरी सैड कि ये लॉस्ट हो गया इसका काम है जो भी। तो एक तो ये देर इज अ टोन मिसमैच, एंड आई होप दैट दिस पॉइंट दैट आई हैव मेड इज वेरी क्लियर कि ऑथर ने बस मुझे फैक्चुअली बताया हाँ यार जला दिए उसके गार्डन या कर दिया रिमॉडल। एक होता है कि ऑथर बोलता इट्स वेरी सैड दैट सच अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड उसके जला दिए गार्डन्स, लाइक इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। So then this desolately lost would have made sense, but right now it does not make sense because the author is just presenting facts with a neutral tone. So our option has to mirror that neutral tone. तो ये एक तो इस चीज से eliminate हो गया। Leading to the dawn of contemporary styles of landscaping, ऐसा कुछ नहीं लिखा और पैसेज का फोकस इस बात की नहीं है कि पेज का काम, सी क्या बोल रहा है कि पेज का काम डिस्ट्रॉय हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, इसके कारण एक नया एरा आया लैंडस्केपिंग का जो कि लूसर था और ज्यादा इनफॉर्मल था। कंप्लीटली ही पैसेज से बिल्कुल डिस्टॉर्शन है। पैसेज में इस बात से, इससे कोई रिलेटेड बात नहीं हुई कि पेज का काम खराब हुआ उसके बाद एक नया स्टाइल आया। नए स्टाइल आने की कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ पेज के काम पे फोकस है, पेज के काम को कॉन्ट्रास्ट करा गया है। सो सी ऑल्सो आई कैन एलिमिनेट फ्रॉम द गेट गो। पेज एन आउटडेटेड आर्टिस्ट हु कुड नॉट थ्राइव ड्यू टू, इसका आंसर देखें जरा। बी। सो ये भी देखो पढ़ते ही एलिमिनेट, पेज एन आउटडेटेड आर्टिस्ट। ऑथर इज नॉट सेइंग, मतलब ऑथर खुद से पेज को आउटडेटेड नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है कि उसको देखा जाता है एक आउटडेटेड आर्टिस्ट की तरह। लास्ट ऑफ द ग्रेट फॉर्मल डिजाइनर्स लेफ्ट बिहाइंड बाय मॉडर्न टाइम्स, राइट, कि उसको इस नजर से देखा जाता है। पेज की अपनी एक लेगेसी है, जो उन्होंने बोला पेज सक्सेसफुल था, ठीक है, और पेज के अपने ऐसे डिजाइन्स थे और वो लास्ट ऑफ द फॉर्मल डिजाइनर्स था। पेज एन आउटडेटेड आर्टिस्ट, नो, ऑथर इज सेइंग उसको आउटमोडेड देखा जाता है, बट ऑथर मतलब ये भी बता रहा है कि पेज बहुत ज्यादा उसकी एक लेगेसी है, यूज अ फॉर्मल डिजाइनर। So we can't just straight up call Page an outdated artist. He was viewed as an outdated artist later on. So there is a difference between, मैं आपको कैसे देख रही हूँ, मैं कहूँ कि उसको एक बेवकूफ की तरह देखा जाता था और वो बेवकूफ था, सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइक द पब्लिक परसेप्शन एंड सेइंग समथिंग एज अ फैक्ट। सो पेज एन आउटडेटेड आर्टिस्ट मैं तो ये देख के एलिमिनेट कर दिया। हु कुड नॉट थ्राइव ड्यू टू हिज अनइंस्पायरिंग स्टाइल, no, there is nothing being said about his style being uninspiring. It was different from the others, right? Uninspiring नहीं था। Again, it's taken the fact and it's distorting the fact कि different था, इन्होंने uninspiring बोल दिया। Managed to achieve success that would only be vanquished by contemporary designers with the informal theme that delighted the general public. तो एक तो outmoded artist, outdated artist, uninspiring style, इसी की वजह से एलिमिनेट हो गया। मैनेज टू अचीव सक्सेस, अगेन पैराग्राफ का फोकस इज नॉट ऑन द फैक्ट कि पेज कैसे, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट पेज कैसे अलग था, पर ये नहीं कह रहे पेज इतना अलग था फिर भी उसने दुनिया से लड़के सक्सेस हासिल करी। दैट्स नॉट द एसेंस ऑफ द पैराग्राफ। द पैराग्राफ इज जस्ट गिविंग अस फैक्ट्स अबाउट पेज, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली सुटेबल ऑप्शन लेफ्ट एंड ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्ट। इट्स कवरिंग ऑल ऑफ आवर मेन पॉइंट्स। तुम रीड करोगे तुम्हें खुद भी लगेगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। आई होप इट्स क्लियर कि बाकी क्यों एलिमिनेट हुए होंगे। टोन वाली बात मैं रिपीट करना चाहती हूँ, इस पे बहुत ध्यान रहना चाहिए कि desolately lost, author is not sad, author does not care, author is just saying कि हाँ भाई जला दियो उसके गार्डन। अगर ऑथर दुखी होता, बहुत दुख की बात है, तो ये desolately lost की सेंस बनती। टोन वाली बात क्लियर होगी, बहुत अच्छी बात है इस क्वेश्चन के थ्रू। लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा, इसमें ना यार ये जो ब्लू में है ऑब्वियसली ये हमारा पैराग्राफ है सो टू से, और ब्लैक में जो है वो ऑप्शंस है। सो रीड दिस ब्लू पैराग्राफ।
Think of an answer and then let's discuss. Okay. The center cannot continue to evade its legal evade का मतलब पता है, evade का मतलब होता है avoid करना. Its legal obligation to create a mechanism to implement the Supreme Court's final verdict in the Kaveri dispute. The center was asked to demonstrate its bona fides by submitting a draft scheme for court's consideration by May 3. Court was surprised and disappointed that the center had not put a scheme in place. तो क्या कह रहे हैं, सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अपनी जो लीगल ऑब्लिगेशन है, क्या लीगल ऑब्लिगेशन है कि इनको एक मैकेनिज्म बनाना है. सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट, कावेरी डिस्प्यूट में कोई वर्डिक्ट आया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया होगा, सेंटर को उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाना है. और ये कह रहा है अब सेंटर नहीं अवॉइड कर सकता अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को और ज्यादा. सेंटर को बोला गया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला होगा कि डेमोन्स्ट्रेट करो अपने बोनाफाइड्स और हमें एक ड्राफ्ट दो May 3 तक. कोर्ट वॉज सरप्राइज्ड एंड इवन डिसअपॉइंटेड दैट द सेंटर हैड नॉट पुट अ स्कीम इन प्लेस. It is easy to understand that the reluctance of the BJP-led government at the center. It clearly fears that framing a scheme may adversely affect its prospects in Karnataka, which goes to polls next month. Okay. लेट्स लुक एट दी ऑप्शंस. तो एक बार अगर मैं समराइज कर दूं, अभी तक सेंटर ने नहीं बनाई है अपनी एक मैकेनिज्म, इनको देना था, सबमिट करना था सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो अभी तक नहीं आया है. कोर्ट सरप्राइज था और डिसअपॉइंटेड था कि सेंटर ने अभी तक स्कीम नहीं बनाई. फिर ये ऑथर का ओपिनियन है कि ये वी कैन अंडरस्टैंड कि बीजेपी गवर्नमेंट थोड़ी रिलक्टेंट होगी ये इम्प्लीमेंट करने के लिए या ऐसी स्कीम बनाने के लिए, क्योंकि कर्नाटका में नेक्स्ट मंथ इलेक्शन है और वहां इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं. ठीक है. Let's look at option one. Electoral considerations prevailed on the central government to evade its responsibility to implement the Supreme Court verdict in Kaveri dispute. Now this court has asked the government to act. Okay. The Supreme Court was flummoxed that the central government did not comply with its final verdict in the Kaveri dispute, and so the court asked the government to demonstrate its authenticity by May 3rd. The central government knowingly shirked its responsibility to create a scheme to implement the Kaveri verdict in order to not jeopardize the favorable chances that the BJP has in winning the elections in Karnataka, and the court took a serious view of this lapse. The central government evaded its responsibility to implement the Supreme Court's verdict in Kaveri dispute because it knows well that the implementation will cost the BJP dearly. Okay, so option C और D तो मुझे eliminate करने के clear cut reasons दिख रहे हैं क्या? ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोइंगली शर्क करी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्कीम बनाने की, इम्प्लीमेंट करने के लिए. ठीक है. इन ऑर्डर टू नॉट जेपरडाइज. ओके, जेपरडाइज मतलब होता है कि मैं मेरे फ्यूचर को जेपरडी में डाल रही हूँ ना पढ़ के, लाइक स्टेक पे डाल रही हूँ, सो टू से लूजली अगर मैं बोलूँ कि, या फिर उसको मतलब मैं चांसेस मतलब एक तरीके से खराब हो रहे हैं या मैं ट्रैप में डाल रही हूँ. इन ऑर्डर टू नॉट जेपरडाइज द फेवरेबल चांसेस. देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, खराब इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं कर्नाटका में जहां नेक्स्ट मंथ पोल्स है. क्या ये यहाँ पे लिखा है कि बीजेपी के जीतने के चांसेस वहां पे हैं पहले से? ये फेवरेबल चांसेस इज वाइडली आउट ऑफ स्कोप. इट्स नोवेयर मेंशन इन द पैसेज कि इनके फेवरेबल चांसेस हैं कर्नाटका में. को लेके सिर्फ इतनी बात लिखी है कि नेक्स्ट मंथ वहां इलेक्शंस होने वाले हैं. ठीक है. और उस पर खराब इफेक्ट देखने को मिल सकता है. क्या हमें ये बताया गया है कि बीजेपी के जीतने के वहां पे फेवरेबल चांस है? कोई मेरे पास इस ब्लू ब्लू पैराग्राफ में कोई भी फैक्ट नहीं है फेवरेबल चांस बात को सपोर्ट करने के लिए. तो ये एक पर्टिकुलर चीज जो है ये वाइडली आउट ऑफ स्कोप हो गई है. ठीक है. इसकी वजह से ये पूरा ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा, अदरवाइज ऑप्शन इज स्टिल फाइन. Then, when we look at option 4, again, the central government evaded its responsibility to implement the Supreme Court's verdict in Kaveri dispute. Fine till here, because it knows well that the implementation of the verdict will cost the BJP dearly. एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, खराब इफेक्ट देखे जा सकते हैं, और इम्प्लीमेंट कर दिया तो बीजेपी को नुकसान होगा ही होगा. खराब इफेक्ट देखे जा सकते हैं. मे लुक हियर, दे सेइंग हो सकता है खराब इफेक्ट्स देखने को मिले, इज व्हाट द पैराग्राफ इज सेइंग. एंड व्हाट आर दे सेइंग कि ये इम्प्लीमेंट कर दिया तो बीजेपी को बहुत ही नुकसान होगा, इट विल कॉज द बीजेपी डियरली. नो, दिस cannot be our answer. It's a distortion of the facts. The fact is saying, जो हमको ब्लू पैराग्राफ में दिया गया है, कि हो सकता है खराब इफेक्ट्स देखने को मिले, एंड ऑप्शन 4 में कह रहे हैं इम्प्लीमेंट कर दिया तो बीजेपी को तो बहुत नुकसान होगा. कैन वी डेफिनेटली से नुकसान होगा? नो. द वर्ड दैट द ऑथर हैज यूज्ड इज मे. सो ऑप्शन 4 आल्सो गेट्स एलिमिनेटेड. Option number 2 and option number 1. Option number 1 is the answer. So the Supreme Court was flummoxed that the central government did not comply with its final verdict in the Kaveri dispute, and so the court asked the government to demonstrate its authenticity by May 3rd. Okay, number 1. Electoral conditions prevailed
on the considerations prevail on central government to evade its responsibility to implement the Supreme Court's verdict in Kaveri dispute, and now court has asked government to act. When we look between one and two, do you see that one is a more complete option, one is a better summary? Because while option two में कुछ गलत नहीं है, ठीक है, flummoxed, although flummoxed is a little exaggeration, क्योंकि surprise और disappointed word जो है यूज करा गया है, flummoxed is बिल्कुल ही बट ठीक है, चलो वी कैन स्टिल से कि सरप्राइज है तो फ्लमक्स में बी स्टिल फाइन, बट इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि बीजेपी ने क्यों नहीं करा इम्प्लीमेंट, राइट? कि इलेक्टोरल कंसिडरेशंस की कर्नाटका में हो सकता है खराब इफेक्ट्स देखने को मिले, इसलिए बीजेपी रिलक्टेंट थी, इसलिए नहीं करा। तो ये जो वर्ड है ना कि इलेक्टोरल कंडीशंस कंसिडरेशंस प्रिवेल्ड, ये ऑप्शन वन में कवर हो रहा है, ऑप्शन टू में इससे रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है। सो बिटवीन वन एंड टू, ऑप्शन वन इज क्लियरली द बेटर समरी, बिकॉज इट्स ऑल्सो कवरिंग द पॉइंट कि क्यों इन्होंने नहीं करा इम्प्लीमेंट, कि इलेक्टोरल कंडीशंस ने प्रिवेल करा, इस कारण से ये नहीं कर पाए। ऑप्शन टू में इलेक्टोरल कंडीशंस और कर्नाटका से रिलेटेड जो बात है, ये कहीं देखने को नहीं मिली। सो बिटवीन वन एंड टू, वन इज 100% better suited option because it's also getting this electoral considerations keyword, which is very very important. Option 3 and 4, we have clear reasons for eliminating. We try this. पानी कहाँ गया मेरा? Okay, let's take a look. The resurgence of Desi cotton, which was shoved out of cultivation by the genetically modified BT cotton, is least surprising and highly welcome. BT cotton का जो gradual loss of resistance हुआ है against the devastating bollworm insects, also the main factor behind its meteoric ascent. Little complex language, so let's break it down. कोई चीज अगर कॉम्प्लेक्स हो, मतलब इतनी नहीं समझ में आ रही हो, आराम से धीरे धीरे पढ़ो, टुकड़ों में करके पढ़ो और हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, मतलब मेरी बचपन से इंग्लिश अच्छी रही है, पर फिर भी मैं दिमाग में हिंदी में ट्रांसलेट करना प्रेफर करती हूँ कभी कभी। तो द रिसर्जेंस ऑफ देसी कॉटन जो लौट के आई है, राइट, लौट के रिसर्जेंस मींस लौट के आई है या वापस से सर्ज हो रहा है इसमें, इस ये ओके। तो ये गई थी, क्यों गई थी? क्योंकि इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन जो है इसने रिप्लेस कर दिया था, पर अब ये वापस आ रही है और पीपल आर वेरी हैप्पी, एंड इट्स नॉट इवन सरप्राइजिंग, दिस इज द ऑथर्स ओपिनियन दैट इट इज लीस्ट सरप्राइजिंग कि इसका एक कमबैक हमें देखने को मिल रहा है। बीटी कॉटन क्या ग्रेजुअल लॉस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट डेवस्टेटिंग बॉलवर्म इंसेक्ट्स, ठीक है। तो जो हम बात करते हैं ना जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वैसे इसमें देखा जा रहा है कि इनका कॉस कॉटन का क्या है, ये अपनी रेजिस्टेंस खोती जा रही है अगेंस्ट इंसेक्ट्स, पर पहले इसमें रेजिस्टेंस थी, यही कारण था जिसकी वजह से इट केम इनटू द स्पॉटलाइट, एंड नाउ इट्स द रीजन व्हाई इट इज बीइंग रिप्लेस्ड, बिकॉज नाउ इट हैज लॉस्ट दैट रेजिस्टेंस, coupled with the emergence of new enemies of this cotton, such as whiteflies, has spurred farmers to revert to देसी कॉटन हो गया। और ये जो कॉटन की कैटेगरी है बीटी कॉटन, इसमें हमें और भी चीजें देखने को मिली हैं कि और इसका एक एनिमी है, व्हाइट फ्लाइज भी आने लगी हैं बहुत ज्यादा, इसलिए लोग अब वापस पुराने उस पर रिवर्ट कर रहे हैं, देसी कॉटन, which can withstand most of these pests besides some common diseases. If this trend endures and is backed by public policies, it will bring about the much needed diversity in cotton farming that is sorely missing with the GM cotton. Okay, lack of heterogeneity invariably leads to the development of immunity. ओके, अमंग पेस्ट एंड पैथोजेंस, कि अगर डाइवर्सिटी ना हो, जो मिसिंग है हो सकता है अब आ जाएगी, पर जब डाइवर्सिटी नहीं होती तो पेस्ट वगैरह में हमको बहुत ज्यादा इम्यूनिटी डेवलप होती हुई नजर आती है पेस्ट और पैथोजेंस में। इन एनी केस प्लांट वेराइटीज और हाइब्रिड्स, दे नीड टू बी रिप्लेस्ड विद newer, better yielding and more pest tolerant strains to face emerging challenges. ठीक है, तो देसी कॉटन का रिसर्जेंस हो रहा है, पहले ये रिप्लेस कर दी गई थी बीटी कॉटन से, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंट थी बीटी कॉटन अगेंस्ट बॉलवर्म इंसेक्ट्स, पर अब बीटी कॉटन ने अपनी वो रेजिस्टेंस खो दी है, ठीक है, जिसके कारण से वो पॉपुलर हुई थी, वो कारण ही नहीं बचा है। उसके अलावा कई और इंसेक्ट्स जैसे कि व्हाइट फ्लाइज आने लगे हैं वापस, जो कि ये बीटी कॉटन जो है ये नहीं झेल पाती, पर देसी कॉटन ज्यादातर ऐसे पेस्ट और ये सब जो है ये झेल पाती है, इसलिए इसकी रिसर्जेंस हो रही है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और पब्लिक पॉलिसी से बैक हुआ, तो एक डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलेगी जो अभी काफी हद तक मिसिंग है, और जब डाइवर्सिटी नहीं होती तो पेस्ट एंड पैथोजेंस दे एक्चुअली थ्राइव, दे डेवलप इम्यूनिटी, ऐसा होता है। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। Indian farmers have reverted to Desi cotton and spurned the GM BT cotton, firstly because unlike BT cotton, Desi cotton can withstand most pests and some common diseases, and secondly for the reason that plant varieties
have to be replaced with better yielding and more pest tolerant strains. Okay, realizing the fact that desi cotton has some innate advantages as being better acclimatized to local agro-ecological conditions and ये मुझे ना बहुत ही गलत लग रहा है ऑप्शन भी अभी तक तो एक बार ऑप्शन सी देखते हैं since plant varieties or hybrids need to be replaced with newer better yielding and more pest tolerant strains to face emerging challenges. GMBT cotton is genetically being shoved out of cultivation thanks to its advantage over GMBT cotton and backed by public policies. Desi cotton is surging again in Indian agriculture. So I saw एक सेकंड सो इसका काफी क्लियरली वैसे मुझे दिख रहा था आंसर ऑप्शन नंबर वन है एक बारी जरा एलिमिनेट करते हैं जल्दी जल्दी ऑप्शन वन देखो हर चीज कवर कर रहा है फर्स्टली ठीक है देखते ही इसमें मतलब इतना डाउट नहीं होना चाहिए कि इंडियन फार्मर्स रिवर्ट करने की बात हो गई ठीक है कर रहे हैं देसी कॉटन पे और जो जीएम बीटी कॉटन है उसको ये लोग स्पर्न कर रहे हैं उसको इतनी अटेंशन अब नहीं दे रहे क्यों क्योंकि अनलाइक बीटी कॉटन देसी कॉटन जो है पेस्ट भी झेल सकता है डिजीजेस भी क्लियरली मेंशन थी दोनों चीजें और दूसरा कारण ये है कि प्लांट वेराइटीज को रिप्लेस करने की जरूरत है ठीक है they have to be replaced with better yielding and more pest tolerant strains. So this is the only option which is covering the fact कि एक resurgence हुई है, which is covering both the reasons कि resurgence क्यों हुई है, pest और diseases से resistant है, and then it's also saying second reason भी दे रहा है ये कि उनको replace करना जरूरी रहता है. वन में कोई भी problem नहीं है, वन मेरा पूरा essence अच्छे से और सारे main points पूरे paragraph की एक perfect picture paint कर रहा है. So one has to be the answer. Then when we look at two. Realizing the fact that Desi cotton has some innate advantages as being better acclimatized to local agro-ecological conditions, indigenous. No, it's not about the fact कि indigenously evolve हुआ है या local agro-ecological conditions से better acclimatized है सीधा सीधा हमें दो ही चीजें बताई हैं डिजीज ये पेस्ट से रेजिस्टेंट है ठीक है और ज्यादातर क्या डिजीजेस से भी रेजिस्टेंट है तो ये बहुत ही कि बेटर एग्लेमेटाइज्ड है लोकल एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस की मौसम के साथ या कुछ ऐसी बात नहीं नजर में आई वाइडली आउट ऑफ स्कोप ठीक है इंडिजिनसली इवॉल्व है ये भी कारण नहीं है मीन कि ये जो है इंडिजिनसली इवॉल्व है इट्स नॉट मेन इट्स नॉट लाइक द पार्ट ऑफ द रीजन वाई वी आर रिप्लेसिंग इट राइट कि ये हमारी मिट्टी का है हमारे देश का है इंडिजिनस का ये मतलब होता है ना इवॉल्व हुआ है इसलिए हम रिप्लेस कर रहे हैं नहीं भाई हमारे पास रिप्लेस करने के बहुत क्लियर लॉजिकल साइंटिफिक रीजन है और ये एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन इज वाइडली आउट ऑफ स्कोप innate advantages is very vague innate advantages ठीक है और ये पूरा मतलब बहुत आउट ऑफ स्कोप है सी since plant varieties for hybrids they need to be replaced with newer better yielding more pest tolerant strains to face emerging challenges GMBT cotton is being shoved out of cultivation again there's nothing wrong with it per se जितना लिखा है but it's incomplete number one क्योंकि resurgence की बात नहीं हुई जो इन्होंने ये बताया था चलो पेस्ट टॉलरेंट स्ट्रेन्स इन्होंने लिख दिया मतलब रिसर्जेंस की एक तो बात नहीं हुई कि पहले था और अब ये रिसर्च हो रही है और इसमें जो दो चीजें बताई कि देसी कॉटन का एग्जैक्टली क्या एडवांटेज है वो बीटी कॉटन उसकी भी बात नहीं हुई सो ऑप्शन सी इज वेरी वेरी इनकम्प्लीट एंड इट्स नॉट पेंटिंग अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ माई पैराग्राफ राइट सी फाइंड्स नो मेंशन ऑफ देसी कॉटन मतलब पूरे पैराग्राफ में देसी कॉटन की रिसर्जेंस देसी कॉटन का बेटर क्यों है और ऑप्शन में देसी कॉटन नाम ही नहीं है ठीक है सो सी इट्स एलिमिनेटेड ड्यू टू दिस इट्स इनकम्प्लीट वेरी वेरी इनकम्प्लीट D. Thanks to its advantages over the GMBT cotton and backed by public policy. यार backed by public policy एक तो बहुत ही गलत है क्योंकि ये कह रहे हैं अगर ये चीज if this trend ensures and is backed by public policy अगर ये बैक हो पब्लिक पॉलिसीज और यहाँ पे क्या लिखता है कि इट इज बीइंग बैक्ड बाय पब्लिक पॉलिसीज तो एक तो सिर्फ ये डिस्टॉर्शन दिख गई तो ये क्लियरली इस वजह से भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड बिटवीन वन एंड फोर थैंक्स टू इट्स एडवांटेजेस ओवर GMBT cotton and backed by public it's not backed by public policies we are painting a hypothetical picture if it was backed by public policies, we could see some diversity, right? That's what the passage is saying. It is surging again in Indian agriculture. Okay, surge की बात हुई है पर ये backed by public policies complete distortion है तो इस वजह से एक क्लियर रीजन है मेरे पास एलिमिनेट करने का और वन जितनी बढ़िया पिक्चर पेंट कर रहा है उतना तो और कोई ऑप्शन कर भी नहीं रहा सो वन इज द ओनली करेक्ट आंसर इन दिस सिनेरियो ट्राई दिस क्वेश्चन Okay, let's take a look. Millennials priced out of London's traditional housing market, they are opting to rent tiny apartments in so-called co-living developments. अफार अब को लिविंग थोड़ी पता है गुड़गांव एंड लाइक इंडिया के बिग सिटीज में भी आ रही है यू नो देयर इज लाइक अ फ्लैट एंड वहाँ पे 4-5 रूम्स हैं and there's a common living area and a common kitchen so it's actually picking up here as well millennials who are priced out of London's traditional housing market they're opting to buy
rent tiny apartments in so-called co-living developments, a fast-growing area that private investors and venture capital are eager to tap into. Investors have put more than 1 billion into micro flats where residents they share facilities like dining areas, lounges, workspaces, laundry rooms, gyms, and investors are looking to do more. यहाँ तक देखते हैं एक बारी क्विकली कि मिलेनियल्स जो कि लंदन के ट्रेडिशनल हाउस मार्केट से प्राइस आउट हो गए, इनके बाहर जाने का कारण यह है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये लोग जो है रेंट कर रहे हैं को लिविंग डेवलपमेंट्स, जो कि एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एरिया है, ठीक है। और प्राइवेट इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट सब इसमें जो है टैप करना चाहते हैं और ऑलरेडी काफी पैसा इसमें इन्वेस्टर्स लगा चुके हैं माइक्रो फ्लैट्स में, जहाँ पे फैसिलिटीज शेयर की जाती हैं। The Collective, a property company founded in 2010, is one of London's major co-living developers. Its Old Oak co-living apartment building in West London is the world's largest, with 546 people living across 10 floors. The Collective is looking to secure more sites across London as well as in major global cities. Okay, perfect. Let's look at the options. In absence of affordable, good quality accommodation, young people in London and many other major global cities are opting for micro flats where facilities are shared. As regular flats are becoming more and more expensive in cities like London and elsewhere, property companies like the Collective are offering micro flats at affordable prices, while the rising prices of London's traditional housing are forcing millennials to rent tiny co-living apartments. Investors are tapping into this trend in London and other major cities of the world. Microflats are attracting investors as millennials. They embrace co-living in okay major global cities. Our answer is clearly option three. Option four में क्या problem है? Millennials embrace co-living. It's not about millennials embracing co-living. Millennials are being priced out. उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के. Embrace, it's not the correct reason. They are moving out for a reason, and that reason has been clearly given in the passage. They are being priced out of these apartments. So clear reason for eliminating. And again, this is placing the entire emphasis on कि माइक्रो फ्लैट्स जो है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस सिर्फ इसी पे डाल दिया। इट्स अ पार्ट ऑफ इट, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि ये लोग क्यों मूव आउट कर रहे हैं, राइट? क्या सीन है उसका को लिविंग का भी। सो ऑप्शन फोर वैसे एलिमिनेट करने का क्लियर रीजन ये है कि मिलेनियल्स एम्ब्रेस कर रहे हैं। दैट्स नॉट करेक्ट, दे आर बीइंग प्राइस्ड आउट, सो दे हैव नो अदर ऑप्शन, दैट्स व्हाई दे आर चूजिंग दिस। Option number one, in absence of affordable, good quality accommodation. Again, this is like a distortion बिकॉज एब्सेंस नहीं है अफोर्डेबल और गुड क्वालिटी अकोमोडेशन की, सो टू से ये नहीं लिखा है कि कमी है ऐसी प्रॉपर्टीज की, सूटेबल प्रॉपर्टीज की। ये लिखा है कि जो मार्केट है, हाउसिंग मार्केट, उसके लिए उसके लायक मिलेनियल्स के पास पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे ना होना और ये बोलना कि है एब्सेंस है अफोर्डेबल गुड क्वालिटी अकोमोडेशन, डिफरेंट चीज है। सो इट्स नॉट करेक्ट। हैड दे सेड कि मिलेनियल्स के पास पैसा नहीं है, दैट इज द एग्जैक्ट की टर्म दैट वी लुकिंग फॉर। द पैसेज इज नॉट अबाउट एम्फोसाइजिंग कि ओहो बहुत ही एब्सेंस है गुड क्वालिटी अकोमोडेशन की। क्या पैसेज का फोकस ये है कि एब्सेंस है इस कारण से लोग माइक्रो फ्लैट्स पे जा रहे हैं? नहीं। अगेन तो सेम रीजन से ये भी देखते ही मैं एलिमिनेट कर पाई, लाइक व्हेन आई वाज रीडिंग इट मेंटली आई वाज एबल टू एलिमिनेट इट इन माय हेड। ओके, लेट्स लुक एट ऑप्शन अगेन। और इसमें मतलब थोड़ा इन्वेस्टर से रिलेटेड बात भी नहीं इतनी नजर आ रही है, वैसे भी इतना प्रॉपर पिक्चर नहीं पेंट कर रहे, और एलिमिनेट करने का क्लियर रीजन तो था ही। ऑप्शन नंबर टू, एज रेगुलर फ्लैट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन सिटीज लाइक लंडन एंड एल्सवेयर, property companies like the Collective are offering micro flats at affordable prices. एक बारी ऑप्शन टू और ऑप्शन थ्री के बीच में देखते हैं। While the rising prices of London's traditional housing, they are forcing millennials. परफेक्ट। अभी तक जैसे लंदन के ट्रेडिशनल हाउसिंग ऐसी जो इन्होंने एग्जैक्ट बात शुरू करी वहां से भी शुरू हुई, फोर्स कर रहे हैं रेंट करने के लिए टाइनी को लिविंग अपार्टमेंट्स। इन्वेस्टर्स आर टैपिंग इनटू दिस ट्रेंड इन लंदन एंड अदर मेजर बिग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑप्शन टू और ऑप्शन थ्री के बीच में, एक तो ऑप्शन थ्री इज पेंटिंग एन एक्सीलेंट लाइक परफेक्ट पिक्चर, हमारे कीवर्ड्स भी मैच हो रहे हैं। ऑप्शन टू की अगर हम बात करें तो यार ये भी बहुत होता है, जैसे इन्होंने द कलेक्टिव का एग्जाम्पल दे दिया, तो तुमको और मुझे लगेगा कि जहां कलेक्टिव मेंशन है ये तो पैराग्राफ से सिमिलर है, ये होना ही चाहिए। बट कलेक्टिव का इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, इट्स एन एग्जाम्पल। द मेन पॉइंट इज कि इन्वेस्टर्स और लोग इसमें टैप इन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ऊपर, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, दे आर ईगर टू टैप इनटू दिस। ऑलरेडी इन्वेस्टर्स पैसा डाल चुके हैं, तो बार बार मतलब यहाँ इन्वेस्टर्स से रिलेटेड बात भी हुई है, वो भी ऑप्शन थ्री में ही कवर्ड है। ऑप्शन टू में इन्होंने रादर दिन ये बोलना कि इन्वेस्टर्स बहुत पैसा डालना चाह रहे हैं, इन्होंने सीधा सीधा कलेक्टिव की सिर्फ बात करके
वहीं पे खत्म कर दिया, राइट। और एज दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, मिलेनियल एज ग्रुप जो है उसकी बात मिसिंग है ऑप्शन टू में, कि मिलेनियल्स के पास पैसे नहीं है, दे आर द वंस, राइट। सो ऑप्शन थ्री इज मोर होलसम, ऑप्शन थ्री में मिलेनियल्स की बात दिखी। ऑप्शन में अगेन ऑप्शन टू इज ऑल्सो डिस्टॉर्शन, बिकॉज दे नॉट सेइंग दैट फ्लैट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, ये नहीं कह रहे कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ऐसा बोलो कहीं पैराग्राफ में नहीं। ये कहा कि जो ट्रेडिशनल बाजार है उसमें जो प्राइसेस है वो मिलेनियल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। सो द एम्फोसिस ऑन द ऑफ द पैराग्राफ इज नॉट ऑन द फैक्ट कि महंगाई बढ़ रही है रियल एस्टेट में, राइट। जो चीजें यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेगुलर फ्लैट्स आर बिकमिंग मोर मोर एक्सपेंसिव, दैट्स नॉट लाइक द एसेंस ऑफ द पैराग्राफ। द पैराग्राफ इज सेइंग कि एक मार्केट है लंदन की, उसकी एक प्राइस है, मिलेनियल्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक डिस्टॉर्शन है एक तरीके से। सो ऑप्शन वन टू एंड फोर आई कैन एलिमिनेट फॉर क्लियर रीजंस, ठीक है। फोर में क्या था, एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, प्राइस आउट हो रहे हैं। वन में क्या था कि एब्सेंस नहीं है गुड क्वालिटी अकोमोडेशन की, अफोर्डेबल, जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसके लिए पैसा नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन टू, एज रेगुलर फ्लैट्स आर बिकमिंग मोर मोर एक्सपेंसिव। तो एम्फोसिस ऑफ द पैराग्राफ इज नॉट ऑन द फैक्ट कि इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इफ एम्फोसिस जो है सिर्फ इस बात पे है कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें खरीदने का पैसा नहीं है। तो ऑप्शन टू भी एक डिस्टॉर्शन है। ऑप्शन थ्री इज परफेक्ट, इट्स कवरिंग ऑल माई मेन पॉइंट्स, एंड दैट्स व्हाई विल बी द आंसर। एक और चीज कि ऑप्शन टू में सिर्फ ये मत देखना बस कि कलेक्टिव लिखा है तो कलेक्टिव है यहाँ पे, तो हाँ हाँ बढ़िया है, नहीं भाई, कलेक्टिव इज एन एग्जाम्पल। द मेन पॉइंट इज इन्वेस्टर्स जो है इसमें टैप इन करना चाह रहे हैं मार्केट में काफी ज्यादा, ठीक है, और कर भी चुके हैं अभी तक। हम्म। यार ये थोड़ा छोटा हो गया एक्चुअली, जूम इज गिविंग मी लाइक अ लॉट ऑफ ट्रबल टुडे। इफ आई टैप ऑन टू माई वीडियो आइकन देन रिकॉर्डिंग डिस्टॉर्ट हो जाएगी। हम्म। Pause the video, you know the drill, think of an answer, and let's discuss. Psychology is not solely the science of the mind, it's a form of knowledge enmeshed within our mythical understanding of deeper questions of significance. Very, very, very complex language. Let's break it down. साइकोलॉजी सिर्फ एक दिमाग की साइंस नहीं है, ये एक तरीके की नॉलेज है, ठीक है, जो कि हमारी मिथिकल अंडरस्टैंडिंग है, डीपर क्वेश्चंस ऑफ सिग्निफिकेंस, ओके ओके, उसके साथ जुड़ी हुई है। सिर्फ एक दिमाग का विज्ञान नहीं है, सिर्फ एक दिमाग का साइंस नहीं है, ये एक तरीके का नॉलेज है, ठीक है, जो कि हम जो डीपर क्वेश्चन पूछते हैं सिग्निफिकेंस के, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूँ, उससे रिलेटेड है। इन आवर सेक्युलर एज many people they no longer turn to sacred books to understand who and what they are. Psychology is where many find meaning. Okay, this is simple to understand कि सेक्युलर एज में जहाँ हम रिलीजन से अगर इतना नहीं जुड़े हुए हैं एक तरीके से अगर हम बोले, तो हम सीक्रेट बुक्स नहीं देख रहे, हम साइकोलॉजी में अपने जीवन का मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। Indeed, the stories that we tell ourselves through psychology, they fulfill many of the same functions that are served in the traditional belief practice of mythology. Falling somewhere between a social science and a natural science and a human science, it isn't simple to determine which type of knowledge the study of the minds is supposed to pursue. Psychology aspires to the status of physical sciences, but it tries to explain much more and ends up revealing much less. Okay. एक बार अगर मैं सम अप करूं, साइकोलॉजी सिर्फ एक दिमाग की साइंस नहीं है, हम क्या हैं, क्यों हैं, जो डीप क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड एक नॉलेज है, सो टू से। आज के हमारी सेक्युलर एज में लोग सीक्रेट बुक्स जो ग्रंथ हैं, गीता हो गई, कुरान हो गई, इस सब पे इतना नहीं रेफर करते अपने आप को समझने के लिए। मे बी नाउ दे आर रिलाइंग ऑन साइकोलॉजी टू फाइंड मीनिंग। और ये क्या कह रहे हैं कि जो कहानियां हम खुद को साइकोलॉजी के थ्रू सुनाते हैं, ये वो फंक्शन सर्व कर रही है जो पहले माइथोलॉजी हमारे लिए सर्व करती थी। तो और साइकोलॉजी के बारे में उन्होंने कहीं बताया कि सोशल, नेचुरल, फिजिकल साइंसेस सबके बीच में लाई करती है। इट इज इन सिंपल टू डिटरमाइन विच टाइप ऑफ नॉलेज द स्टडी ऑफ द माइंड इज सपोज टू परसू। ओके, साइकोलॉजी इंस्पायर करती है फिजिकल साइंसेस पे, पर ये कोशिश करती है बहुत ज्यादा हमें समझाने की इसकी कंपैरिजन में, एंड एंड्स अप रिवीलिंग मच लेस, पर उतना नहीं, लाइक कम ही रिवील करती है। नाउ लेट्स लुक एट दिस. Psychology, which aspires to the status of physical sciences, is intertwined with our mythical understanding of deeper questions of significance. In a secular age, it is where people turn to understand who and what they are. Okay, contrary to popular understanding, psychology is no longer the science of the mind, but a form of knowledge enmeshed within our mythical understanding of deeper questions of significance, and it is where people turn to understand who and what they are. Psychology, which aspires to the status of physical sciences, explains much more, but it is a mythical understanding in the sense that it reveals much less. I think C is one such option which can be straight away eliminated without thinking twice. It's very, 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 very narrow. साइकोलॉजी विच एस्पायर्स टू द स्टेटस ऑफ फिजिकल साइंसेज, श्योर ये सेम वर्ड ऊपर लिखे हुए थे, उन्होंने ऊपर से उठा के नीचे रख दिए, पर एम्फोसिस पूरे पैराग्राफ का सिर्फ इस बात पे थोड़ी है कि साइकोलॉजी बनना चाहती है फिजिकल साइंस की जैसी, राइट। कितना सब कुछ और लिखा गया है।
explains much more. It's a mythical understanding. It reveals much less. कुछ सेक्युलर एज में ये हमारे लिए क्या पर्पस सॉल्व कर रही है, सबसे रिलेटेड कुछ बात नहीं हुई है, बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है, सिर्फ सिमिलर वर्ड्स उठा के रख दिए हैं. सी कैन बी एलिमिनेटेड स्ट्रेट अवे. डी, psychology is not merely a science of the mind, but it is a form of knowledge enmeshed with our mythical understanding of deeper questions of significance and helps people understand who they are. So let's look at the answer. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, एक बार ऑप्शन नंबर बी. यार ये कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ना, ये बहुत देखने को मिलता है. पैसेज में स्टार्टिंग में क्या लिखा है कि साइकोलॉजी एक साइंस इज नॉट सोनली अ साइंस ऑफ द माइंड. ये एक तरीके की नॉलेज है, पर क्या ये लिखा है कि हम परसीव करते हैं जैसे इसको, हम मानते हैं कि ये एक दिमाग का साइंस है, पर ऐसा नहीं है. हम मानते हैं, राइट, कि एक पॉपुलर बिलीफ है. क्या ये लिखा है? ये कहीं नहीं लिखा है. बस ये लिखा है कि इट्स नॉट सोनली, सिर्फ दिमाग की साइंस नहीं है ये है, राइट. कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग. तो ये बैक करने के लिए मेरे पास आई हैव नो डेटा व्हाटसोएवर. नो डेटा जिसपे ये मुझे गिवन हो, कि एक पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है, कि जनता का ये ओपिनियन है, राइट. तो जनता का ओपिनियन नहीं दे रखा है हमको यहाँ पे, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि एक पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग के ऑपोजिट, क्योंकि कोई जनता के बिलीफ या पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है इसके लिए कोई डेटा पॉइंट नहीं है. यहाँ पे ये नहीं लिखा कि लोग ऐसा सोचते हैं पर उल्टा है. इट्स जस्ट गिवन एज अ फैक्ट एज इट इज. सो बी विल बी एलिमिनेटेड सीधा सीधा ड्यू टू दिस. ऑप्शन नंबर सी, साइकोलॉजी इज अ मिथिकल अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, मिथिकल अंडरस्टैंडिंग भी लिखा था क्या इसमें? इट इज अ मिथिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीपर क्वेश्चंस. यहाँ पे लिखा है मतलब कि एक मिथिकल अंडरस्टैंडिंग है डीपर क्वेश्चंस की, और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ बट इट इज अ मिथिकल अंडरस्टैंडिंग लिख दिया. इट्स वेरी वेग, लाइक दिस ऑप्शन इज वेरी वेरी वेग, वेरी वेरी वेग, इनकम्प्लीट, distortion. सब कुछ ही, everything about this option is wrong. It's very vague. It's not capturing the essence of the paragraph. It is a mythical understanding लिख दिया. सिर्फ पूरा चीज ये था कि एक mythical understanding है किस चीज की, कि हमारे जो deeper questions है significance की, फोकस उस बात पे था, वो भी मिस कर दी. It's a complete miss. Option number C. Option number D. Psychology is not merely a science of the mind, but it is a form of knowledge enmeshed within our mythical understanding of deeper questions. Significance and helps people understand who they are. This is fine. But when we compare it to option number A, कि फिजिकल साइंस के स्टेटस पे आना चाहती है और ये हमारी एक मिथिकल अंडरस्टैंडिंग है, कि डीपर क्वेश्चन ऑफ सिग्निफिकेंस, सेक्युलर एज की भी बात कर दी. इट इज वेयर पीपल टर्न टू अंडरस्टैंड हु एंड व्हाट दे आर. तो यहाँ पे एक तो सेक्युलर एज वाली चीज मिसिंग थी, और ए और डी दोनों ही सही है, पर जब हम कंपेयर करते हैं तो ए आपको भी लगेगा देख के, इट्स पेंटिंग अ मोर होलसम पिक्चर, राइट. इट्स अ मोर होलसम समरी, so to say. So A will be the correct answer here. We have clear reasons for eliminating B and C. Between A and D, A is more wholesome. इसमें सेक्युलर एज की बात का भी जिक्र हुआ है कि अब लोग इस पे टर्न कर रहे हैं ये समझने के लिए कि वो कौन है, क्यों है. सेक्युलर एज पे भी एम्फोसिस करना इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि यहाँ पे पूरा इन्होंने एक्सप्लेन करा था कि अब लोग सीक्रेट बुक्स में नहीं, अब इसकी तरफ टर्न कर रहे हैं. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ आई हैव सम मोर क्वेश्चंस, बट आई थिंक इनफ फॉर टुडे. वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी. तुम लोगों को पैरा समरी के अगर सेकंड पार्ट देखना है तो मुझे बताओ. अच्छा, नाउ द थिंग इज दैट वीव कंप्लीट, आई हैव अ बंच ऑफ मोर क्वेश्चंस. आई थिंक एक 40-45 मिनट्स की क्लास और बन सकती है. सो हमने सारे टॉपिक्स के बेसिक्स कवर कर लिए, सिर्फ और सिर्फ पैरा कंप्लीशन अभी तक नहीं कवर करा. उसकी वीडियो बहुत मतलब थोड़ा बाद में आएगी, बिकॉज अभी तक पैरा कंप्लीशन मुझे ना उतने मॉक्स में दिखा है, ना ही उतने. अच्छा नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स इज लेफ्ट, राइट राइट राइट. So the next video will be on fill in the blanks, or we can do a para summary part 2. So let me know, what do you guys want to see? Do you want to see a para summary part 2 first and then fill in the blanks, या पहले fill in the blanks देखना? और मुझे बताओ comments में, because then I'll make the next video accordingly, and I'll try to increase my posting frequency as much as I can. But again, like, I can't promise anything. बिल्कुल ही एग्जाम सर पे आ गया है, तो मैं कोशिश करूंगी और ज्यादा पोस्ट करने की. And if you like the video, if you gain something from it, anything that you liked about my teaching style, anything that you didn't like, आप वीडियो देख के प्लीज डू लीव अ कमेंट, because I am very new to this and I really intend to continue doing this for the couple of next years, right. MBA करते करते साइड में भी, because I feel like I can make a difference for the students, because मुझे इंग्लिश के लिए उतने अच्छे टीचर्स, उतना एक स्टूडेंट फ्रेंडली पर्सपेक्टिव मुझे मिसिंग लगा. So I would really want to know your opinion. If you liked something about the way I taught जो भी, so let me know. नेक्स्ट वीडियो पैरा समरी पार्ट 2 देखना है या फिर इन द ब्लैंक्स देखना है, लेट मी नो. एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. कुछ भी जो आपके दिमाग में हो कमेंट्स में डाल दो. मैं यूजुअली मेरे सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, कोई एक आधा कभी मिस हो जाए तो अलग बात है. लेट्स डिस्कस, लेट्स टॉक. ओके, सी यू गाइस, बाय बाय.